नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? कर्नाटक चुनाव का वोकल फॉर लोकल फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश में भी नजर आने वाला है। एक तरफ कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को बुनाएगी तो बीजेपी उस फॉर्मूले को आजमाएगी, जिससे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चुनाव में जूझती नजर आती है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो थी कांग्रेस की कमजोरी बनेगी बीजेपी की मजबूती। क्षत्रपों पर बीजेपी का भरोसा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों का असर एमपी में लगातार देखने को मिल रहा है। लोकल चेहरों और लोकल मुद्दों के साथ कांग्रेस ने कर्नाटक का दुर्ग जीता, तो बीजेपी ने भी इस हार को नई चुनौती के रूप में लिया और नई रणनीति के साथ अब बीजेपी एमपी के किले पर एक बार फिर परचम लहराने की जुगत में जुट गई है। एमपी में भी बीजेपी लोकल चेहरों और लोकल मुद्दों के साथ सियासी मैदान में उतरेगी। हर क्षेत्र में बीजेपी अपने कद्दावर चेहरों को सामने रखेगी। यानी कभी जिन क्षत्रपों के कारण कांग्रेस बदनाम थी, अब बीजेपी उसी क्षत्रप व्यवस्था पर भरोसा जता रही है। कर्नाटक क्या कुछ चिंता बढ़ाता है? नहीं, कर्नाटक का परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हें आईना दिखाता रहा है, फिर आईना दिखाएगा। आप चिंता मत करिए, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के विश्वास पर और गरीबों के जीवन बदलने के अभियान पर ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के पास लोकल चेहरे की चुनौती थी। यही हाल और सवाल बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास मजबूत चेहरा है, जो प्रदेश ही नहीं देश में भी जन नेता की पहचान रखता है। लेकिन इधर कांग्रेस की भी अपनी अलग तैयारी है। कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल की जीत और लोकल मुद्दों को भुनाना चाहेगी, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या बिजली का बिल हो। जो वरिष्ठ लीडरशिप कांग्रेस की है, इनको कुछ कुछ इलाके दिए जाते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव था तो हमारे मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर, अन्य जगह के सीनियर लीडर गए थे। अब जो मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़े अनुभवी नेताओं का सहयोग कांग्रेस ले रही है, ऐसे अलग अलग जो विधाओं में निपुण हैं, वो सारे नेता मध्य प्रदेश में डेरा डालेंगे। मध्य प्रदेश में कर्नाटक चुनाव का जिक्र बार बार आ रहा है। एक ही जैसे सियासी समीकरण और हालातों वाले राज्यों में तुलना होना लाजमी भी है। सियासी दलों की अपनी रणनीति है, तो एमपी की जनता एक बार फिर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कर्नाटक का चुनाव भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बजरंग बली का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। बजरंग बली के नाम पर मध्य प्रदेश में अभी भी सियासी खलबली मची हुई है। बुरहानपुर में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को गुंडों की जमात बताया, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को बजरंग दल ही गुंडा नजर आएगा, पीएफआई में गुंडा नजर नहीं आएगा। अब दिग्विजय सिंह जी को तो बजरंग दल गुंडा नजर आएगा ही, पीएफआई तो कभी गुंडा नजर आएगी नहीं उनको, न सिमी गुंडा नजर आएगी, न एचयूटी गुंडा नजर आएगी। जाकिर नाइक में उन्हें शांति दूत लगेगा। ये सब लोग उन्हें सज्जन लगते होंगे, पीएफआई। इस पे आपने कभी बोलते देखा उनको? जहां भी आप हिंदू या राष्ट्रभक्त संगठनों की बात आएगी, वहां जरूर दिग्विजय सिंह बोलते मिलेंगे। कभी पीएफआई पे, सिमी पे बोलते ही नहीं मिलेंगे जाकिर नाइक पे आप। बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना ठीक था कि
धार्मिक था कि अधार्मिक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धार्मिक था कि अधार्मिक था, बताओ। मोदी जी से कहता हूं कि आपने बजरंग बली की तुलना इस गुंडों की जमात बजरंग दल से की है, माफी मांगिए। मैं हनुमान भक्त हूं, मुझसे बड़े हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने देश में सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है छिंदवाड़ा में। हमारे आस्था को अपमानित किया मोदी जी ने। मोदी जी माफी मांगे। और अब बात करेंगे कांग्रेस के डबल इंजन की। जी हां, कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी के डबल इंजन के सामने अपना डबल इंजन उतारने की बात कर रही है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के डबल इंजन दिग्विजय और कमलनाथ पर तंज किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय और कमलनाथ बुजुर्गवार नेता है, अब तो कोयले के इंजन का समय गया, इलेक्ट्रिक इंजन का जमाना आ गया है। वो बुजुर्गवार नेता है दिग्विजय सिंह कमलनाथ, और उनको कांग्रेस के लोगों ने डबल इंजन कहा है। तो मैं जिनने कहा है उनको बता दूं कि ये कोयले के इंजनों का जमाना अब खत्म हो गया। कोयले के इंजन अब खड़े हो गए हैं सब। इलेक्ट्रिक इंजन देखो अब कैसे विकास का पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रहा है, कैसा पूरा विश्व हमारे मोदी जी का अभिनंदन करता है, वंदन करता है। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में इस भीषण गर्मी के मौसम में प्रदेश में सियासत की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में खंडवा की पंधाना विधानसभा में पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यहां के विधायक का बंटाधार होने वाला है और उसका बंटाधार मैं करके दिखाऊंगा। वहीं दिग्विजय के चैलेंज पर बीजेपी विधायक राम दागोरे ने पलटवार किया है और कहा है कि आप मेरा विरोध करने आए, मेरे खिलाफ बोले, यही मेरी बड़ी जीत है। आप जहां जाते हैं वहां बीजेपी की जीत होती है। सबसे ज्यादा बंटाधार होगा यहाँ के स्थानीय विधायक का, जिसने लूट मचाई हुई है, जिसने पूरे विधानसभा क्षेत्र में न केवल लूटा है लेकिन लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार भी किया है। तो बंटाधार उसका होने वाला है और मैं उसका बंटाधार करके दिखाऊंगा। ये दिग्गी राजा बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े देखने का काम कर रहे हैं और आपके दौरों से भाजपा कोई बौखलाई हुई नहीं है। आप तो जहां जहां जाओगे वहां वहां भाजपा की विजयी होगी। और ये जो 8 सीटें हैं ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। आपके दौरों का इन पर कोई असर नहीं होने वाला है। और आप तो मिस्टर बंटाधार, आप जहां पर भी जाते हो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से विजयी होती है। बालाघाट के वारा सिमनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल बीजेपी सरकार से नाखुश बताए जा रहे हैं। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं भी गर्म हैं, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान के बाद उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए हैं। बालाघाट पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जायसवाल को कांग्रेस में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, किसी भी सूरत में उन्हें कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। आलोक मिश्रा जी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस में लेने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने मेरे से सलाह करके स्वीकृति करके ये स्टेटमेंट दिया है। आपको यह बता दें कि प्रदीप जायसवाल फिलहाल बीजेपी सरकार के साथ हैं और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। लेकिन 2018 से पहले जायसवाल कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे। वारा सिमनी से विधायक रहे और टिकट कटने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। कमलनाथ सरकार बनने पर उन्होंने समर्थन दिया और सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो जायसवाल बीजेपी के साथ चले गए और सरकार ने उन्हें खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर मध्य प्रदेश पर है। रीवा पहुंची आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और तीसरे मोर्चे के रूप में जनता के सामने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की नीतियों को कार्यकर्ताओं के जरिए जन जन तक पहुंचाएंगे और इसकी तैयारी में संगठन जुट गया है। दिल्ली के मॉडल पर हम लोग ने काम किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
महिलाओं की सुरक्षा, किसान भाइयों का हक, युवा भाइयों के लिए रोजगार, उन व्यवस्थाओं को लेकर हम घर घर तक पहुंचेंगे, बताएंगे और जो स्थानीय मुद्दे मध्य प्रदेश के होंगे उन पे भी पहल कर कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है और वो दिल्ली में काम हम लोग ने करके भी दिखाए हैं, हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, और दिल्ली पंजाब में भी वो काम हो रहे हैं। उन्हीं के आधार पर हम मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे और जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी पॉलिटिकल खबरें, और फ्लैशबैक में आपको मिलवाएंगे पूर्व राज्यसभा सांसद और एमपी बीजेपी के पूर्व प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के झीरम नरसंहार की। इस घटना को भला कौन भुला सकता है। झीरम नरसंहार को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन झीरम के पीड़ितों के जख्म अभी तक ताजे हैं। इसे लेकर सियासत भी कभी नहीं थमी। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा ने मंत्री कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। वहीं बीजेपी इस पर राजनीति के आरोप लगा रही है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। जो जिंदा बच के आ गए उनका सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जी, सारे लोगों का मैंने जी, लेकिन एक नार्को होना चाहिए। कोंटा के एमएलए लखमा जी रहे जी। परिवर्तन यात्रा आपके विधानसभा में जाता है जी। अगर कहीं कोई चीज हो रहा था आपके क्षेत्र में आए तो उन सभी को सेव करने की जवाबदारी भी आपकी थी। झीरम नरसंहार को याद कर आज भी रूह कांप जाती है। घाटी पर धमाकों की गूंज आज भी सुनी जा सकती है। झीरम के जख्म 10 साल बाद भी नहीं भरे हैं। हर बीतते साल के साथ झीरम के सवाल और गहरे होते जाते हैं। पीड़ित परिवारों को अब भी न्याय का इंतजार है, जिनमें एक नाम बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे का भी है। छबिंद्र कर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेता पर सवाल दागा है और कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की जरूरत बताई है। सवाल तो ये भी है कि इस घटना के वक्त छत्तीसगढ़ में रमन सरकार थी, आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस नेताओं पर हुए सबसे बड़े हमले का पर्दाफाश आज तक नहीं हो सका। इसे लेकर झीरम के पीड़ित भी मायूस नजर आते हैं। तो सियासत की भी अपनी ही चाल है। सीएम भूपेश बघेल रमन सिंह और मुकेश गुप्ता के नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं, तो रमन सिंह कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हम तो जांच कर नहीं रहे हैं। मैं पहले बताया हमको जांच करने से रोका जा रहा है और एनआईए जांच नहीं कर रही है। हम तो उसमें और जोड़ रहे हैं, लखमा जी की भी जांच होना चाहिए, उसमें रमन सिंह और मुकेश गुप्ता की जांच होना चाहिए। कर रहे ना, तकलीफ क्या है? जांच में सच्चाई सामने आना चाहिए और जांच एनआईए कर रही, भारत सरकार कर रही है। हम तो वही कर रहे हैं, जांच हमको देना, हम सब करेंगे। मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम करते। मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब है। झीरम की घटना ने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में 10 साल बाद भी षड्यंत्र का खुलासा नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है। झीरम के सवाल, 10 साल बाद भी क्यों नहीं हुआ खुलासा? कब मिलेगा झीरम के पीड़ितों को न्याय? आज भी फाइलों में क्यों उलझा है नरसंहार? सरकारें बदली फिर भी क्यों सियासत बरकरार? ये वो सवाल है जो छत्तीसगढ़ की जनता और उन शहीदों के परिवार बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन सियासत है कि मानती ही नहीं। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने महिला उम्मीदवारों के लिए 40% सीटों की मांग कर कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए उलझन पैदा कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए अब सिर्फ 6 महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों ही दलों के महिला संगठन भी चुनाव में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं।
बिलासपुर पहुंची कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने तो महिलाओं की भागीदारी तय करने 90 में से 36 सीटों पर महिला उम्मीदवारों की मांग कर दी है। उनका कहना है कि यूपी की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में 40% सीटों पर महिलाओं की उम्मीदवारी तय होनी चाहिए। देखिए, अभी तो मैंने कहा कि जो प्रतिशत नहीं है उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिलाएं हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा महिला। इधर फूलो देवी के बयान को बीजेपी नेता हर्षिता पांडे ने आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस महिलाओं को हमेशा वोट बैंक के नजरिए से देखती है, लेकिन बीजेपी देश की पहली पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में 50% तो वहीं संगठन में 33% महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की है। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ संगठन में देश की पहली पार्टी जिसने 33% आरक्षण दिया है, बल्कि अन्य मोर्चों पे भी महिलाओं को प्राथमिकता देना हमारा मूलभूत सिद्धांत है। तो मुझे लगता है ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं एक घबराहट कांग्रेस पार्टी में है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक मांग के चलती है, उनके शीर्ष नेतृत्व में इस तरह का मंथन स्वाभाविक। मौजूदा विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस की ही हैं, तो एक विधायक बीजेपी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सवाल उठने लाजमी है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस ने यूपी में 40% महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। ऐसे में देखना होगा कांग्रेस यूपी का ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपनाती है या फिर ये सिर्फ यूपी को फतेह करने का एक जरिया था। बंसल न्यूज के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट, बिलासपुर। तो वहीं फूलो देवी नेताम के बयान पर बिलासपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव में हर जाति वर्ग के लोग टिकट मांगते हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये दायित्व है कि वो ज्यादा से ज्यादा टिकट महिलाओं को दिलाए। देखिए, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग भी टिकट मांगते हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी कुछ सामाजिक लोगों ने बोला भाई हमको कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टी से 5 टिकट चाहिए। तो अपना अपना मांगने का अधिकार है। फूलो देवी नेता महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, तो उसका दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिलाए और कोशिश करना चाहिए उसको। छत्तीसगढ़ में गौठान पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी लड़ाई ठनी हुई है। सरकार की फ्लैगशिप योजना गौठान को लेकर बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा है कि बीजेपी ने पूरे प्रदेश में गौठानों का निरीक्षण किया है, जिसमें राज्य सरकार जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रही है। चारा घोटाले के बाद गौठान घोटाला प्रदेश का यह दूसरा बड़ा घोटाला होगा। रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार के 1300 करोड़ रुपए राज्य ने कहां खर्च किए, धरातल पर कहीं नहीं नजर आ रहा। गौठानों का बुरा हाल है। गौठानों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। हमारे जंबाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण उन स्थानों में जा रहे हैं और गौठान के नाम पर जो खुला लूट हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार से 1300 करोड़ रुपया बता करके पता नहीं कहां पर लगाया 1300 करोड़ रुपए। आज 1300 करोड़ रुपए अगर उन लोगों को मिल गया होता तो आज अलग बात होती। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला है। निश्चित ही आने वाला समय एक प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा जो है बनने वाला। हम लोग को प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश के द्वारा गौठानों के निरीक्षण में हर एक नेता को गौठानों के निरीक्षण के लिए एक टीम बनाई गई है। मेरे को बतौली विकासखंड में भेजा गया था। बतौली में एक चीज़ देखने को मिली कि गौठान जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ गौठान बनाया गया। जहाँ निर्माण भी हुआ है, भुगतानों की नहीं हुआ है, लेबर का जो मनरेगा से लेबरों को काम कराएगा उनके भुगतान नहीं हुआ है। गौठान बना है जहाँ एक दाना चारा आज तक नहीं डाला, ऐसी वीरान जगह में गौठान बनाए गए हैं। 20-20, 25-25 लाख की लागत है। और कोई भी विजुअल नॉर्मल इंसान भी विजुअली देखेगा तो बताएगा कि टोटल लागत लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं आई होगी। तो इतना व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार हुआ है गौठानों का। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में।
जी हां, ये बात करेंगे 2018 के चुनाव की। फ्लैशबैक 2018 में आज है पूर्व राज्यसभा सांसद और एमपी बीजेपी के पूर्व प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे। चुनाव के दौरान बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने खास मुलाकात की और इस दौरान सहस्त्रबुद्धे ने चुनाव और राजनीति से जुड़े सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया, साथ ही तनाव मुक्त रहने का राज भी बताया। चुनाव के बीच में तनाव तो होता ही है, मैं थोड़ा अलग तरह का सवाल कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत सहज रहते हैं। इस सहजता के पीछे क्या महसूस करते हैं? कुछ गीता का कर्म ज्ञान है, कर्म योग है इसके पीछे, या अपने काम को ईमानदारी से करने का संतोष होता है, या यहाँ की स्थितियां आप ऐसी पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? मैं कहूँगा कि ये मिला जुला असर है जी। एक तो मैं चुनावी घमासान कई जगह देखे हैं, मैं दिल्ली का भी प्रभारी था, महाराष्ट्र से तो मैं हूँ ही, मगर मध्य प्रदेश एक संगठन धर्मी राज्य है जी। और यहाँ का संगठन जो है वो श्रद्धा से प्रेरित कार्यकर्ताओं के आधार पर बना हुआ है जी। तो यहाँ पर एक अलग वायुमंडल है और संगठन के अनुशासन को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों की संख्या भी बहुत अच्छी मात्रा में है। कार्यकर्ता कितना भी छोटा क्यों न हो, उसको हम जो सम्मान देते हैं उसके कारण वो भी संगठन को सम्मान देता है, संगठन के निर्देशों का पालन करता है और जो भी चुनाव की चुनौती होती है उसके लिए खुद को तत्पर रखता है। तो ये भी एक है। और कुल मिलाकर मतलब राजनीति और चुनाव की उठापटक को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि देश और जनतंत्र आज इस स्थिति में आया है कि जो काम करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।